नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और दिल्ली में क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं। अक्सर हमारी प्रैक्टिस में हम ऐसे बहुत से मरीजों से मिलते हैं जिनकी अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर हमारे कान का पर्दे में छेद हो गया है, कान का पर्दा फट गया है। तो वो बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं आखिर ये अंदरूनी दिक्कत है तो क्या समस्या है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन यानी कान के पर्दे में जो छेद होता है या कान का पर्दा फट जाना, ये समस्या क्या है, ये क्यों होती है और इसके होने के कारण क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे आप इसको मैनेज या प्रिवेंट कर सकते हैं और होम्योपैथी क्या इस बीमारी को जड़ से ठीक करने में समर्थ है। ऐसे सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और फ्यूचर में भी ऐसे ही मेडिकली ऑथेंटिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को समझने से पहले समझा जाए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा आखिर क्या होता है। देखिए, जैसे कान हमको बाहर दिखता है तो कान को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल पार्ट जो होता है आपका ये कान, और साथ में ईयर कैनाल, जिसमें अक्सर की आप ईयरबड जैसे साफ करने के लिए अंदर डालते हैं। तो जहां तक वो आपका ईयरबड जाता है वो ईयर कैनाल होती है और ये आपके एक्सटर्नल ईयर में आता है। एक्सटर्नल ईयर के जस्ट बाद आता है मिडल ईयर। एक्सटर्नल और मिडल ईयर की जो बाउंड्री है वहीं पर ही होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा। और इसके बाद जो पार्ट आता है वो होता है इनर ईयर, जिसमें कि आपके कोक्लिया यानी आपके इंटरनल पार्ट्स आते हैं जो कि नर्व से रिलेटेड होते हैं और ब्रेन से जो होता है उसके रिलेशन में कांटेक्ट में अपने सिग्नल भेजते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जब भी कोई साउंड आवाज आती है तो आपके एक्सटर्नल ईयर से रिसीव होती है, ईयर कैनाल से होते हुए मिडल ईयर पे जाती है जहाँ पे पर्दा होता है, ये उस पर्दे से टकराती है। ये एक बहुत ही पतली झिल्ली जैसा होता है, बहुत पतला सा टिश्यू होता है। जब इससे साउंड टकराता है तो ये झिल्ली जो होती है ये वाइब्रेट करती है, बहुत ही हल्का हल्का वाइब्रेट करती है। और इस झिल्ली के उस साइड इसके टच में होती है बोन्स, जिनको तीन बोन्स होती है, मेलस, इंकस और स्टेप्स। जब ये वाइब्रेट होती है तो ये जो साउंड होता है ये बोन्स में ट्रांसफर होता है और वो बोन्स जो होता है बेसिकली उस साउंड को इनर ईयर में ट्रांसफर करती है और वहां जाके साउंड प्रोसेस होता है, सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में और इस तरह से आपको कोई आवाज सुनाई देती है। किसी कारणवश जब आपके कान के पर्दे में छेद हो जाए, उसमें कान का पर्दा फट जाए, ज्यादा नुकसान हो जाए, तो इसी को ही हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कहते हैं। वैसे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो बेसिकली होल है या नुकसान है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बट अक्सर अगर ये दिक्कत ज्यादा है तो मरीज को हेयरिंग लॉस हो सकता है, यानी उसको सुनाई देना कम हो सकता है और उसको सीवियर पेन भी हो सकता है। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कान के पर्दे में नुकसान हो सकता है, छेद हो सकता है? उनमें से सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट रीजन आता है वो होता है इंजरी, चोट, जिसको हम कई लेवल पे समझ सकते हैं। पहला कि इंजरी डायरेक्ट आपके कान के पर्दे में हुई है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। डॉक्टर को दिखाने की वजह खुद ही कान साफ करने पे विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में अक्सर लोग क्या करते हैं, बार बार ईयरबड को कान में डालते रहना, डेली डालना, दिन में 3-4 बार डालना, उसी ईयरबड को जो यूज करा हुआ है उसको ही दूसरे कान में भी यूज कर लेना, पेन डाल लेना। लेडीज में क्या होता है, अपनी हेयर पिन निकालकर कान में डालकर कान को साफ करने की कोशिश करना। तो इस तरह से हो सकती है एकदम को नुकसान होने के चांस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आपकी देखा देखी आपके आसपास छोटे बच्चे होते हैं, वो भी आपको फॉलो करने लगते हैं, आपके सामने आपके पीछे वो भी कोई नुकीली चीज पेन या जैसे कोई भी कान में डाल लेते हैं। दूसरा आता है लाउड नॉइज के कारण आपके कान में इंजरी होना, जैसे कि ईयर प्लग सुनना, तो उसमें बहुत तेज लाउड म्यूजिक करना, वॉल्यूम बहुत हाई रखना और बहुत ही फ्रिक्वेंटली म्यूजिक कंसर्ट में जाना, बहुत ज्यादा लाउड नॉइज सुनना डीजेस वगैरह में। या फिर जैसे कि बच्चे, छोटे बच्चे या हम आपस में भी शरारत में क्या करते हैं कि दूसरे के कान में जाके चिल्ला देते हैं। तो इस तरह की साउंड जो तेज हो, सडन हो, उससे भी नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं करिए। और तीसरा होता है आपको एक्सटर्नल को इंजरी होना, जिसके कारण आपके अंदर ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा हो। जैसे आपको कान में कोई सडन चोट लग गई हो, जैसे कि आप गिर गए और आपका या सिर के बाहर गिर गए, आपको कोई बाहर से कोई ब्लो लगा, कोई चोट लगी जोर की, जिसके कारण आपको अंदर नुकसान हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन आता है कान में इन्फेक्शन होना, जिसकी कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि ईयरवैक्स भर गया हो, उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, कान में पानी चले गया, या इंटरनल कोई वजह है। तो उसमें क्या होता है, आपके कान के पर्दे के अंदर की ओर तरल पानी, फ्लूइड भरने लगता है, लेकिन वो पर्दे के साथ जब तक पर्दा इंटैक्ट है बाहर नहीं आता। लेकिन जब आपको लगे कि कान में डिस्चार्ज आने लग गया, कान बहने लग गया, कान गीला हो गया है, तो फिर आप समझ जाइए कहीं ना कहीं इसमें कान में जो आपका पर्दा है उसमें नुकसान हो रहा है
और अंदर से जो भी डिस्चार्ज है वो बाहर आ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन आता है प्रेशर चेंज और खास करके सडन प्रेशर चेंज। देखिए क्या होता है, कान के अंदर बेसिकली एक नॉर्मल एक प्रेशर होता है और वो जो प्रेशर होता है वो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट्स के बैलेंस में तालमेल में रहता है ताकि अंदर कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपका सडन प्रेशर चेंज हो बाहर की ओर, इसको हम कहते हैं बैरोट्रॉमा। तो क्या क्या एक्टिविटीज में आपको दिक्कत हो सकती है? सबसे पहले आता है फ्लाइंग एयर यानी एरोप्लेन में ट्रेवल करना। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा ट्रैवलिंग के दौरान जब प्लेन असेंड करता है ऊपर की ओर तो आपके कान ब्लॉक होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में प्रेशर चेंज होता है ट्रेवलिंग में और आपका कान उसकी तरफ रिएक्ट करता है। सेकंड, स्कूबा ड्राइविंग। जब आप पानी में डीप जाते हैं तो वहां पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इस कारण अगेन आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। थर्ड, या जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं यानी आप हिल्स पहाड़ियों में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, ऊंचाई में जाते हैं, वहां पे भी प्रेशर चेंज होने के कारण आपको कान में दिक्कत बिल्कुल महसूस हो सकती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के लक्षण की बात की जाए, सबसे कॉमन इसमें सिम्टम आता है मरीज को पेन होना। पेन जो होता है बहुत सीवियर भी हो सकता है और ये पेन जो होता है ये पूरे दिन एक समान भी रह सकता है, यानी सुबह से शाम उतना ही तेज, या फिर ये पेन कम ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा चीज जो मरीज को क्या कंप्लेंट आती है, कान का बहना। जैसे जैसे पेन ठीक होता है लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनका कान बह रहा है, उसमें उनको जो होता है अलग अलग रंग की पस दिखती है, डिस्चार्ज दिखता है। कई बार वो वाटरी हो सकता है, कई बार वो पतला हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है। गाढ़े होने के साथ साथ इसका रंग बदलकर कई बार पीला हरा भी हो सकता है, या फिर अगर आपको इन्फेक्शन सीवियर है जैसे कि मिडल ईयर इन्फेक्शन तो वहां से आपको ब्लीडिंग भी आ सकती है, यानी पस ब्लड से मिक्स होकर भी आ सकती है। अक्सर जो ये कंप्लेंट्स होती हैं ये बच्चों में, बूढ़ों में ज्यादा दिखाई देती है। जिन लोगों को सर्दी जुकाम कोल्ड कफ ज्यादा रहता है उनको दिखाई देती है, या जहां पर एयर की क्वालिटी बहुत पुअर है वहां पर ये कंप्लेंट्स ज्यादा दिखती है। इसके साथ ही लोगों को हियरिंग लॉस भी बेसिकली हो सकता है। तो हियरिंग लॉस आपका माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर भी हो सकता है और कई मरीजों में तो टिनिटस यानी कान का बजना, कान में आवाज आना, ये कंप्लेंट भी जो होता है उनको सुनाई देती है। टिनिटस पर हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टिनिटस क्या होता है, इसके होने के कारण क्या है, लक्षण, इसके प्रिवेंशन और होम्योपैथी से कैसे आप इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप टिनिटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का अंतर समझ सके और अकॉर्डिंगली आप उसका जो है डॉक्टर से इलाज करा सकें। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, इसके लिए आपको ईएनटी डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ता है। ईएनटी डॉक्टर आपके कान को एग्जामिन करता है सबसे पहले ऑटोस्कोप से, जिसके थ्रू बहुत इजिली पता चल जाता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें कोई नुकसान तो नहीं, कोई छेद तो नहीं, कान में आसपास कोई ऐसी वजह तो नहीं जिसके कारण आपके पर्दे को नुकसान पहुंचा है। और अगर आपको हियरिंग लॉस है तो ऑडियोमेट्री के थ्रू वो इसका भी जो है पता लगा सकते हैं। प्रिवेंशन का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में लिमिटेड रोल है बट बहुत ही इफेक्टिव रोल है। वो कैसे? अक्सर आपके कान में नहाते हुए पानी चला जाता है तो कोशिश करें आप अपने कान को ड्राई रखिए और उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कोई ईयर प्लग यूज कर सकते हैं ताकि पानी ना जाए। अगर चला गया तो बहुत ही जेंटली आप अपना सॉफ्ट कॉटन प्लग से उसको जो है साफ करिए, उसको क्लीन करिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो स्विमिंग को अवॉइड करिए, पानी में जाने से बचिए। अगर आपको कोल्ड कफ की टेंडेंसी है या बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो फ्लाइंग को अवॉइड करिए, या फिर अगर फ्लाई करते हुए एरोप्लेन में आपको ब्लॉक हो जाता है तो आप कुछ एक्टिविटीज का ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि आप च्युइंगम चबाइए, टॉफी खाइए, आप जो है कांस्टेंट यॉन करिए, उबासी लीजिए, या आप एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको नाक को पिंच करके आपको अपने माउथ को क्लोज करके ब्लो करना होता है, जैसे इस तरह से यूं करना होता है। ऐसा करने से आपके जो कान ब्लॉक हो रहे हैं वो भी जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। कान को क्लीन करने के लिए कुछ भी यूज मत करिए कि कोई एक पैनी चीज, लंबी चीज है तो उसको कान में डाल ले, नहीं, सिर्फ जेंटल और कॉटन स्वैप्स को ही यूज करना है आपने। दूसरा, लाउड नॉइज में बहुत एक्सपोजर है तो कान को प्रिवेंट करिए, ब्लॉक करिए लाउड नॉइज से, ईयर प्लग का यूज करिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है कई बार वो डैमेज हो जाती है, उसमें होल हो जाता है, बट वो इतने नहीं होता कि हमें पता चले। तो ऐसे में अगर जो प्रिवेंशन के स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो विदाउट हो सकता है ट्रीटमेंट ही जो है आपका जो थोड़ा बहुत नुकसान है वो हील हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ट्रीटमेंट अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपकी कंप्लेंट बहुत ही देखिए सीवियर है, आपको पेन है, आपको कान बह रहा है, आपको डिस्चार्जेस हो रहे हैं, आपको हियरिंग लॉस है, तो फिर आप ट्रीटमेंट को अवॉइड नहीं करिएगा। ट्रीटमेंट उस समय बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अक्सर अपनी प्रैक्टिस में हमने ऐसे बहुत से मरीजों को ट्रीट किया है, उनको मेडिसिन दी है
और बेसिकली मेडिसिन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रही हैं, बहुत अच्छे से इन केसेस में इम्प्रूवमेंट आया है, फास्ट इम्प्रूवमेंट आया है। हाँ, अगर आपकी दिक्कत पुरानी है तो पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, बट असर आपको शुरू से ही जो होता है नोटिस में आने लगता है। पेशेंट्स को इसमें सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट तो आता ही है, जैसे कि उनका पेन बंद हो जाना, कान का डिस्चार्ज बंद हो जाना, हेयरिंग लॉस उनका ठीक हो जाना, बल्कि साथ साथ उनका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में छेद है या जो कान के पर्दे में नुकसान हुआ है, कान का पर्दा फटा है, वो भी जो होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के लिए बहुत सी दवाइयां होती है, हर दवाई अपने आप में बहुत कारगर होती है, इफेक्टिव होती है। इन दवाइयों को मरीज को हम खाने को देते हैं, इनमें से कोई भी दवाई हम कान में डालने को नहीं देते हैं। ये मेडिसिन आपको इंटरनली ठीक करती हैं। इनका जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है आपके ईयर ड्रम पर यानी कान के पर्दे पर। तो ऐसे में जो भी वहां पे नुकसान हो रहा है, जैसे पर्दे का फटना, कान का बहना, कान में दर्द या हियरिंग लॉस, ये उस सभी प्रकार के सिम्टम्स को ठीक करती है और मरीज को 100% फिट करती है। जब हम मरीज को दवाई देते हैं तो उसमें हम मरीज के लक्षणों को समझते हैं कि मान लीजिए हर मरीज को हो सकता है एक से लक्षण नहीं आएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में, किसी का 2 हफ्ते पुराना होगा, किसी का 2 महीने, किसी का 2 साल पुराना होगा। तो हमें मरीज के हिसाब से हमारी अप्रोच अलग होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। मरीज के क्या सिम्टम्स जो हमें मिल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा सिम्टम्स को हमें पहले कवर करना है, कौन सा ज्यादा जरूरी है, तो इन सब चीजों को हमें स्टडी करना होता है। तो इसलिए जब भी कोई मरीज आता है तो हम उससे पूरी डिटेल लेते हैं, कंप्लीट डिटेल लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसको बेस्ट सिमिलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आज ही अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, अपना केस डिस्कस करिए, उनके एडवाइस को फॉलो करिए और मुझे विश्वास है कि आपको आपकी कंप्लेंट में बहुत राहत मिलेगी। या आप चाहे तो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जो भी मैंने चर्चा करी है अबाउट ईयर ड्रम परफोरेशन, कान के पर्दे में जो छेद है इसके बारे में, इससे आपके जो डर है, जो आपके डाउट्स है वो खत्म हुए होंगे, वो बहुत कम हुए होंगे और इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा और ये इन्फॉर्मेशन आप औरों तक पहुंचाकर उनकी लाइफ को भी बेटर बनाने में उनकी मदद करेंगे। बस इसी तरह से आप मुझे अपना सपोर्ट देते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट टाइम अगेन एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा, इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा और आसपास सफाई रखिएगा।